हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्नेहन और स्वेदन के बाद इस क्लास में हम पढ़ेंगे अनुवासन बस्ती के बारे में और आस्थापन बस्ती के बारे में। बस्ती क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और कौन से दोष में कितनी बस्तियां देनी चाहिए, क्या द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए और कौन से प्रकार की बस्तियां किस तरह अपने पेशेंट्स में दे सकते हैं, इसके क्या इंडिकेशंस हैं, इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इन सब के बारे में इस क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वस्ती क्या होता है। वस्ती रेफर्स टू एनीमा, मीन्स हमारी बॉडी में एनल रूट के थ्रू मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना। ऐसा प्रोसीजर जिससे एनल रूट के थ्रू हमारी बॉडी में मेडिसिन को पहुंचाया जाता है बीमारी को दूर करने के लिए, व्याधि को दूर करने के लिए, उसको वस्ती कहते हैं। अब वस्ती में भी आचार्यों ने क्लासिफिकेशन की है, जैसे कि जो वस्ती ऑयल बेस्ड होती है, क्योंकि हम अभी अनुवासन वस्ती पढ़ रहे हैं, मैं इसी का डिटेल आपको बताती हूँ। जो वस्ती ऑयल बेस्ड होती है, फैट बेस्ड होती है, या बोन मैरो यूज़ किया जाता है या घी यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अनुवासन वस्ती। जहाँ पे ऑयल शब्द आ गया वहाँ पे आपको जान लेना है कि ये अनुवासन वस्ती है। अनुवासन वस्ती कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की: स्नेह, मात्रा, अनुवासन। स्नेह वस्ती के बारे में जानते हैं। स्नेह वस्ती मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेटेड ऑयल और घी इनटू द रेक्टम थ्रू एनल कैनाल बाय यूजिंग वस्ती यंत्र। वस्ती यंत्र यूज़ करके एनल कैनाल के थ्रू हमारा जो रेक्टम है उसमें ऑयल डालना, उसमें ऑयल को एडमिनिस्टर करना टू बैलेंस वाता दोषा। इससे क्या होता है, हमारे जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, कॉलोन होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन उसकी हो जाती है। मतलब कि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी के लोअर पार्ट में, वो सब फ्लश आउट हो जाते हैं। एंड जो ऑयल हम रेक्टम में एडमिनिस्टर करते हैं वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो ऑयल हम स्नेह वस्ती में यूज़ करते हैं वो एडमिनिस्टर यानी कि वस्ती में एनीमा देने से पहले थोड़ा वार्म उसको रखते हैं ताकि वो ईज़िली अपना एक्शन हमारी बॉडी में कर सके एंड ईज़िली पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और ये जो प्रोसीजर होता है, कभी भी आप याद रखिए, अनुवासन वस्ती, जो वस्ती ऑयल बेस्ड होती है, वो प्रोसीजर कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं होता। इट इज़ डन ओनली आफ्टर टेकिंग फूड। इसमें हम कैसे इस प्रोसीजर को करते हैं, आप अपने पेशेंट को कहेंगे कि वो लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेट जाए और उसकी जो राइट लेग है उसको चेस्ट की तरफ फोल्ड करना है। इस पोजीशन में आप पेशेंट को एनल कैनाल के थ्रू, एनल रूट के थ्रू वस्ती देंगे और वस्ती देते टाइम आप पेशेंट को बोलेंगे कि वो लंबे सांस ले, ठीक है। एंड देन पेशेंट शुड ट्राई टू होल्ड द ऑयल। उसको अपने रेक्टम के अंदर उस ऑयल को जितना हो सके उतने देर होल्ड करके रखना है टिल उसको एक मोशन पास करने की अर्ज ना हो। जब तक उसको मोशन पास करने की अर्ज ना हो तब तक वो रेस्ट कर सकता है, बट अवॉइड स्लीपिंग इन डे टाइम। अगर हम कंपेयर करें कषाय वस्ती से, तो जो स्नेह वस्ती होती है, मतलब ऑयल बेस्ड वस्ती होती है, उसमें मोशन की जो अर्ज होती है, मोशन पास करने की जो अर्ज होती है, वो लेट होती है एज़ कम्पेयर टू निरू वस्ती और कषाय वस्ती। स्नेह वस्ती की डोज क्या है? स्नेह वस्ती इज़ एडमिनिस्टर्ड इन द डोज ऑफ 1/4 ऑफ निरू वस्ती। निरू वस्ती से 1/4 डोज में इसको दिया जाता है। मतलब इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 240 ml है, मीडियम डोज 120 ml एंड लो डोज होती है इसकी 60 ml। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मात्रा वस्ती के बारे में। ये एक ऐसे प्रकार की स्नेह वस्ती होती है जिसमें पेशेंट को जो ऑयल की डोज होती है वो उतनी ही ली जाती है जितना वो अगर ओरली उस ऑयल को ले तो 6 घंटे में पचा सके। मतलब कि ह्रस्व मात्रा ऑफ स्नेह, दैट इज़ द डोज ऑफ मात्रा वस्ती। ऑयल की जो ह्रस्व मात्रा होती है जब पेशेंट ओरली कंज्यूम करता है तो वो उसे 6 घंटे में पचा लेता है। और इसकी एक जो ह्रस्व मात्रा है बिल्कुल फिक्स डोज नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द अग्नि बल ऑफ द पेशेंट, ऑन द डाइजेस्टिव कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट।
आप सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि ऑयल जो पेशेंट अगर ओरली ले और 6 घंटे में जिस ऑयल की डोज को ओरली लेके पचा सके, उतनी डोज उसको मात्रावस्थी में एनल रूट के थ्रू दी जाती है। और 6 घंटे में पचाने वाली डोज लगभग ह्रस्व मात्रा ही होती है। ठीक है, ह्रस्व मात्रा मतलब कि 60 ml। अगर हम चक्रपाणि आचार्य की डोज की तरफ देखें तो उन्होंने स्नेहवस्ती की डोज 6 पल यानी कि 288 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेट बताई है, और अनुवासन वस्ती की 3 पल बताई है, दैट इज़ 144 ग्राम। एंड जो मात्रावस्थी की डोज है वो बताई है 1.5 पल, दैट इज़ 72 ग्राम। मात्रावस्थी के और वस्तियों से अलग ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसके कारण हम मात्रावस्थी ईजिली अपने पेशेंट को दे सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि इसको हम किसी भी टाइम एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने पेशेंट को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, कि दिन में करना है या इवनिंग में करना है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी टाइम हम दे सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़, क्योंकि इसमें जो ऑयल की डोज होती है वो लगभग 60 ml होती है, दैट इज़ वेरी लो डोज, ह्रस्व मात्रा, जो मैंने आपको पहले बताया। तो लो डोज के कारण ये कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करती है, तो कॉम्प्लिकेशन का फियर नहीं रहता है अगर आप अपने पेशेंट को मात्रावस्थी देते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये वस्ती इंडिविजुअली हम दे सकते हैं, इसके साथ निरूबस्ती देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, एंड ये डेली बेसिस पर भी दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये हमारे कोलोन में, मतलब रेक्टल से जब हमने ऑयल एडमिनिस्टर किया वो कोलोन में जाके लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कोलोन में ये मैक्सिमम टाइम पीरियड तक ये ऑयल ठहरता है इस वस्ती के थ्रू, यानी कि 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा इट स्टेज इन द कोलोन एंड इट कॉज बेनिफिशियल रिजल्ट्स टू द बॉडी ऑफ द पेशेंट। और नेक्स्ट इज़, इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, इस मात्रावस्थी को अपने पेशेंट को देते टाइम कोई भी डाइटिक या लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब पथ्य फॉलो नहीं करना पड़ता है। इसके कारण ये मात्रावस्थी का जो है एक प्रोसेस इजी बन जाता है। एंड इवन जो परिहार काल होता है वो भी मेंशन नहीं है कि मात्रावस्थी में आपको जो निरूवस्थी में परिहार काल हमें फॉलो करना होता है वो मात्रावस्थी में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आचार्य ने कहा है। परिहार काल क्या होता है? परिहार काल एक टाइम पीरियड होता है, नंबर ऑफ डेज होते हैं, जिस टाइम पीरियड में हमें पूरा डाइट और लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होता है। परिहार काल शुड बी डबल द टाइम पीरियड ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन विच वस्ती हैज़ बिन एडमिनिस्टर्ड। जितने दिन हम वस्ती देंगे परिहार काल उससे डबल दिन मतलब फॉलो करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने अपने पेशेंट को 15 दिन तक वस्ती दी तो परिहार काल 30 दिन तक फॉलो करना ज़रूरी होता है निरूवस्थी में, लेकिन इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फॉलो इन मात्रावस्थी। तो इसीलिए हम अपने पेशेंट को डेली बेसिस पे, डेली लिविंग में मात्रावस्थी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनुवासन वस्ती। अनुवासन वस्ती की डोज है हाफ द क्वांटिटी ऑफ स्नेहवस्ती। स्नेहवस्ती में हमने जितना ऑयल या जितना घी यूज़ किया है अपने पेशेंट पे, उसकी हाफ क्वांटिटी में हमने अनुवासन वस्ती में प्रयोग करना है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं अनुवासन वस्ती में? ऐसी कौन सी स्थिति है जब हम अनुवासन वस्ती अपने पेशेंट को नहीं दे सकते हैं या नहीं देना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है एम्प्टी स्टमक। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, आफ्टर हैविंग फूड तभी आपको अनुवासन वस्ती या ऑयल वस्ती अपने पेशेंट को देनी चाहिए। सेकेंड इज नव ज्वर, न्यू फीवर, एनीमिया, जॉन्डिस, डायबिटीज़, पाइल्स, लेप्रोसी, राइनाइटिस, लो डाइजेस्टिव फायर, स्प्लीनोमेगैली, डायरिया, वेरी वीक पर्सन, कॉलिक, पॉइजनिंग केस, फाइलेरियसिस, गॉइटर, कफज कंडीशंस जो हैं, इसमें ऑयल बेस्ड वस्ती कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वॉर्म इन्फेस्टेशन, ओबेसिटी, वेरी लीन पर्सन, एडिनाइटिस एंड कफज डिसऑर्डर्स। कंसीडरेशन ऑफ आम। अगर हम आम को कंसिडर करें
दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। तो हमें अगर पेशेंट को आम कंडीशन है, मतलब कि आम की कंडीशन बनी हुई है, तो अनुवासन वस्ती बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऑयल बेस्ड वस्ती है, पचाने में हैवी है, तो ये आम की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब करेगी और ज़्यादा एग्रीवेट करेगी। टाइम एंड सीज़न, शिशिर में, हेमंत में, वसंत में, मतलब विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में हमें अनुवासन वस्ती डे टाइम में देनी चाहिए। शरद में, ग्रीष्म में, वर्षा में, यानी कि ऑटम, समर एंड रेनी सीजन में नाइट टाइम में अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। यूजुअली प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर हमने अपने क्लिनिक पे पेशेंट को अनुवासन वस्ती देनी है तो यूजुअली वी अवॉइड टू गिव इट एट नाइट टाइम। वैसे तो आचार्य ने मेंशन करा है कि शरद में, ग्रीष्म में, वर्षा में नाइट टाइम देनी चाहिए, बट नाइट टाइम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ब्लॉटिंग, फीवर, मैलेज, फ्लैटुलेंस ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अनुवासन वस्ती की स्पेशल इंडिकेशंस क्या हैं इन इवनिंग टाइम? जब एमरजेंसी कंडीशंस हो, वातज डिसऑर्डर्स में सिवियर पेन हो, या फिर अलग एक और पॉइंट है, जब निरू वस्ती को मॉर्निंग में दिया जाए, ऐसी 3 कंडीशंस में अनुवासन वस्ती की इंडिकेशन है कि हम इसको इवनिंग में हमें अपने पेशेंट को देना चाहिए। ठीक है, व्हेन निरू इज़ गिवन इन द मॉर्निंग, एमरजेंसी कंडीशंस में, वातज डिसऑर्डर्स में, व्हेन पेशेंट इज हैविंग सिवियर पेन, इन दैट केस अनुवासन शुड बी गिवन इन द इवनिंग टाइम। एंड अगर आपने अपने पेशेंट को वमन या विरेचन कराया हो तो अनुवासन वमन या विरेचन प्रोसेस के 9 दिन बाद देनी चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ डाइट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अनुवासन वस्ती एम्प्टी स्टमक नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए, आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। आचार्यों ने कहा है कि अनुवासन वस्ती शुड बी गिवन अर्द्र पानी, मतलब अर्द्र पानी का मतलब क्या होता है, वेट हैंड्स। इसका हम क्या मीनिंग निकालते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि अनुवासन वस्ती शुड बी गिवन इमीडिएटली आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद ही पेशेंट को दे देनी चाहिए, क्योंकि जब वो खाना खाता है सबसे पहले उसका जो ईसोफेगस है उससे खाना जाएगा स्टमक में, एंड उस टाइम उसकी जो ग्रहणी है, दैट इज़ लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक एंड ड्यूडनम, इसको हम जठराग्नि की साइट मानते हैं, एंड एट दैट टाइम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अग्नि तीव्र होती है, और स्नेह जो हम अनुवासन वस्ती के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं गुरु, स्निग्ध एंड पिच्छल, जिसके कारण अगर हम इमीडिएटली आफ्टर मील पेशेंट को अनुवासन वस्ती देते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के कारण अग्नि को बैलेंस कर लेता है। लेकिन अगर हम एम्प्टी स्टमक पेशेंट को अनुवासन वस्ती देते हैं तो अग्नि को मंद कर देता है, और दूसरी ओर जब हम खाना खाने के थोड़ी देर बाद अनुवासन वस्ती अपने पेशेंट को देते हैं तो वो टॉक्सिन यानी कि आम की फॉर्मेशन करके रख देता है। कंसिडरेशन ऑफ दोषा, जब आप अपने पेशेंट की व्याधि को डायग्नोस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कौन कौन से दोष डोमिनेंट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वस्ती कैसे देंगे। अगर कफश दोष है तो आप 1 से 3 वस्तियाँ देंगे, पित्तज में 5 से 7 एंड वातज में 9 से 11 वस्ती देनी होती है। डोज एंड इफ़ेक्ट, अनुवासन वस्ती का हमारी बॉडी पे कौन कौन से पार्ट्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट अनुवासन वस्ती में हमारा पेल्विस और इंगुइनल एरिया ओलिएट होता है। सेकंड में शिरोवात को बैलेंस करता है, ठीक करता है। थर्ड वस्ती प्रमोट स्ट्रेंथ एंड कॉम्प्लेक्शन। फोर्थ वस्ती से धातुओं की ओलिएशन स्टार्ट हो जाती है। फोर्थ वस्ती में इट ओलिएट्स रस धातु, फिफ्थ इट ओलिएट्स रक्त धातु, सिक्स्थ मांस, सेवंथ मेद धातु, एट्थ वस्ती ओलिएट्स अस्थि धातु, नाइन्थ वस्ती ओलिएट्स मज्जा धातु एंड 18th वस्ती ओलिएट्स शुक्र धातु। अब ओरल इनटेक ऑफ ऑयल की क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है विद अनुवासन वस्ती। जब भी हम अपने पेशेंट को अनुवासन वस्ती देते हैं घृत तेल वसा मज्जा से, जो घृत तेल वसा मज्जा होता है दैट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ओरली। अनुवासन वस्ती देते टाइम आप अपने पेशेंट को कहेंगे कि वो ओरली किसी भी प्रकार का स्नेह प्रयोग ना करें।
इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं? इससे वाता और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। बेसिकली वातज डिसऑर्डर्स के लिए ही मेनली हम वस्ती देते हैं। वातज डिसऑर्डर की जो आधी चिकित्सा है, अर्ध चिकित्सा वस्ती मानी जाती है। लेकिन अनुवासन वस्ती को एडमिनिस्टर के टाइम अगर वो ओरली भी किसी प्रकार का स्नेह ले लेता है तो वात वेशिएट हो जाता है, एग्रवेट हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है और अग्नि भी प्रकोपित हो जाती है। इसके अलावा और जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ओनली नीरू ओनली अनुवासन वस्ती। जैसे हम मात्रा वस्ती इंडिविजुअली अपने पेशेंट को दे सकते हैं, अनुवासन वस्ती के साथ ऐसा नहीं है। अनुवासन वस्ती और निरोवस्ती कभी भी सेपरेटली नहीं दी जाती है, ये ऑल्टरनेट डे पे दी जाती है। एक दिन निरोवस्ती, एक दिन अनुवासन वस्ती। अगर हमने इसको सेपरेटली दिया, मतलब अगर सिर्फ अनुवासन वस्ती दी, अस्थापन या निरोवस्ती अपने पेशेंट को नहीं दी है, या फिर सिर्फ निरोवस्ती दी है और अनुवासन नहीं दी है, तो उस केस में नोजिया और मंदाग्नि की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। स्पेशल इंडिकेशंस फॉर अनुवासन वस्ती: वेरी ड्राई पीपल, पेशेंट हैविंग वेरी हाई डाइजेस्टिव फायर, तीक्ष्ण अग्नि, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सर्शन, वातज डिसऑर्डर्स, पेन इन पेल्विक एंड इंग्वाइनल रीजन। अनुवासन वस्ती देने का प्रोसीजर, इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप यानी कि प्रीलिमिनरी प्रोसीजर में क्या होता है? सबसे पहले तो स्नेहन यानी कि एक्सटर्नल ओलिएशन ऑफ द बॉडी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की बॉडी पर ऑयल से मसाज करनी है वस्ती देने से पहले, और फिर उसको स्वेदन देना है। सेकंड पॉइंट हम क्या कंसिडर करेंगे? स्नेहन और स्वेदन करवाने के बाद जो डाइट होती है, पेशेंट को अनुवासन वस्ती से पहले लाइट डाइट देनी चाहिए। जितनी उसकी नॉर्मल डाइट है डेली रूटीन में, उसमें से 1/4 पार्ट कम करके जो डाइट होती है उतनी डाइट पेशेंट ले सकता है। अगर डाइट बहुत ज़्यादा ऑयली हुई तो उसको ड्राउजीनेस हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये बोला है कि अनुवासन वस्ती अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो ओरली उसको ऑयल किसी भी फॉर्म में नहीं लेना। तो डाइट शुड नॉट बी ऑयली एंड फैटी। वेजिटेरियन सूप, मिल्क, मीट सूप अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ ऑफ द पेशेंट हम दे सकते हैं बिफोर अनुवासन वस्ती। अब स्नेहन हुआ, स्वेदन हुआ और डाइट दी एंड ब्रिस्क वॉकिंग कराई, मतलब कि पेशेंट थोड़ा सा वॉक करेगा। और अगर पेशेंट अनुवासन वस्ती से पहले स्टूल पास कर लेता है, यूरिन पास कर लेता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे केस में अनुवासन वस्ती अपना एक्शन ज़्यादा अच्छा करती है पेशेंट के बॉडी पर। मेन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब अनुवासन वस्ती कैसे दी जाती है पेशेंट को? जैसा कि मैंने पहले बताया, पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में हमने लेटाना है और उसकी जो लेफ़्ट लेग है वो स्ट्रेट रहेगी और राइट लेग को हमने फ्लेक्स यानी कि मोड़ना है चेस्ट की तरफ, और उसका जो लेफ़्ट एल्बो है वो अपने हेड के नीचे रखेगा एज अ सपोर्ट। और इसी पोजीशन में पेशेंट की जो एनस है उसको हम ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे और वस्ती यंत्र का जो नोज़ल है उसको भी ऑयल से लुब्रिकेट करेंगे। एंड देन नोज़ल को एनल कैनाल में इंसर्ट करके लिक्विड वस्ती मेडिसिन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ग्रेजुअली स्लोली हम वस्ती देंगे और पेशेंट को वस्ती देने के बाद इसी पोजीशन में तब तक लेटाना है जब तक वो 100 तक काउंट ना कर ले, 100 तक गिनती ना कर ले। ऐसा आचार्य ने कहा है। अलाउ द पेशेंट टू लाई इन दिस पोजीशन टिल ही काउंट 100। इसके बाद पेशेंट को स्ट्रेट लेटाना है। जब 100 की काउंटिंग ख़त्म हो जाए उसके हैंड्स, उसके लेग्स स्ट्रेट करने हैं, और या तो आप उसकी बटेक्स के नीचे पिल्लो रखेंगे या फिर उसके फुट एंड को रेस कर देंगे। पेशेंट के सोल को यानी कि पैर के तलवे को, उसके बटेक्स को हम मसाज करेंगे ताकि मेडिसिन अर्ली एक्सपल्जन ना हो जाए, अर्ली ही मेडिसिन बाहर ना निकल जाए। और पेशेंट को इसके बाद अपने फ्लैटस और फीसिस का एक्सर्शन यानी कि जो अर्ज होती है मोशन के लिए उसका वेट करना होगा। पोस्ट प्रोसीजर में क्या होता है? अनुवासन वस्ती
हमारी बॉडी पर या फिर आपके पेशेंट की बॉडी पर प्रॉपर एक्शन तब करती है जब वो अंदर कम से कम 9 घंटों तक रहे, 9 आवर्स तक रिटेन रहे, तभी वो प्रॉपर एक्शन पेशेंट की बॉडी तक पर करती है। और अगर वो पहले ही एक्सक्रीट हो जाए, बाहर निकल आए अनुवासन वस्ती जो आपने पेशेंट को दी है, तो आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। और दूसरे केस में अगर वो इवैक्यूएट ना हो, बाहर ना निकले 24 घंटे के अंदर अंदर, तो पेशेंट को आप सपोजिटरी दे सकते हैं या फिर तीक्ष्ण वस्ती भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड इन केस 24 आवर्स में भी अनुवासन वस्ती अगर इवैक्यूएट नहीं होती एंड कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते आपके पेशेंट को, तो उस केस में यू कैन इग्नोर और तीक्ष्ण वस्ती देने की कोई नीड नहीं होती है। डाइट आफ्टर अनुवासन वस्ती, अगर अनुवासन वस्ती एक्सक्रीट हो जाए, इवैक्यूएट हो जाए, तो पेशेंट को प्रॉपर डाइट खाने के लिए बोलना है आपको। और अनुवासन वस्ती के बाद वाटर प्रोसेस्ड विद जिंजर एंड कोरिएंडर, जिंजर और कोरिएंडर से बना हुआ क्वाथ, ल्यूकवार्म डिकॉक्शन पेशेंट को एडवाइस करना है ताकि उसके वात और कफ दोष बैलेंस में रहे। प्लानिंग फॉर नेक्स्ट वस्ती, नीरू इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग इन एम्प्टी स्टमक। जब हम अनुवासन वस्ती देते हैं इवनिंग में, अगले दिन सुबह खाली पेट नीरू देने का पेशेंट को एडवाइस करते हैं हम। अनुवासन वस्ती नीरू वस्ती से पहले दी जाती है एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नीरू एंड देन नेक्स्ट इवनिंग, उसी दिन इवनिंग में अनुवासन, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नीरू। ऐसे ऑल्टरनेटिवली हम अनुवासन और नीरू वस्ती देते हैं। और अगर ऑल्टरनेटिवली ना दें, सेपरेटली दें, तो भी क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है अनुवासन वस्ती के कॉम्प्लिकेशंस और उसकी मैनेजमेंट। ऑब्स्ट्रक्टेड विद वाता, वात दोष का प्रकोपित होना कब होता है? ड्यूरिंग अनुवासन वस्ती प्रोसीजर, जब हम वस्ती में जो ऑयल की क्वांटिटी है वो कम लेते हैं और टेम्परेचर वार्म नहीं रखते हैं, कूल टेम्परेचर रखते हैं। ऐसे में सिम्टम्स क्या आते हैं? बॉडी एक्स, फीवर, फीलिंग ऑफ कोल्ड, शिवरिंग, टिम्पेनाइटिस, स्टिफनेस, पेन इन थाइस, क्रैम्प्स, पेन इन चेस्ट, ट्रेमर्स। तो दोस्तों ध्यान रखिए कॉम्प्लिकेशंस ना आए। और ट्रीटमेंट इसमें क्या होगा? अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसको नीरू वस्ती देनी है पंचमूल क्वाथ विद काओ यूरिन की। पंचमूल का क्वाथ में काओ यूरिन मिक्स करके नीरू वस्ती देनी है। और उसके बाद इवनिंग में उसे रासना आदि तेल से अनुवासन वस्ती देनी है, जिससे उसके सारे सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, आपके पास ये सारा जो इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए जो सामान है नीरू वस्ती के लिए, पंचमूल क्वाथ, काओ यूरिन या रासनादी तेल, ये सब ऑलरेडी आपके क्लिनिक पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जैसे ही पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आए तो आप इमीडिएटली मैनेजमेंट कर सकें। ऑब्स्ट्रक्टेड विद पित्ता, पित्त दोष कैसे प्रकोपित होता है? जब हम बहुत ही उष्ण वस्ती पेशेंट को दे देते हैं। ऐसे केस में सिम्टम्स क्या आते हैं? बर्निंग सेंसेशन, रैशेस, थर्स्ट प्यास ज़्यादा लगना, मेंटल कन्फ्यूजन, भ्रम यानी कि ब्लैकआउट, फीवर, एक्सेसिव पर्सपिरेशन यानी कि स्वेटिंग होनी। ऐसे सिम्टम्स देख के आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि पेशेंट को पित्त दोष प्रकोपित हुआ है। और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? नीरू वस्ती पेशेंट को देनी है विद स्वीट एंड बिटर हर्ब्स। ऑब्स्ट्रक्टेड विद कफा, कफा दोष प्रकोपित हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? जब बहुत ही मृदु द्रव्य से मेडिकेटेड ऑयल जो बना है उसकी वस्ती हम पेशेंट को देते हैं। इसके सिम्टम्स आएंगे ड्राउजीनेस, क्योंकि ऑलरेडी जो मीडियम है वो ऑयल है और ऐसे द्रव्य हमने चूज़ कर लिए जो ऑयली या बहुत ही ज़्यादा स्निग्ध हों, तो उसमें कफा दोष एग्रीवेट हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है दोस्तों कि आपको द्रव्य का सिलेक्शन भी काफ़ी सोच समझ के करना है। सिम्टम्स आते हैं ड्राउजीनेस, कोल्ड, फीवर, सलाइवेशन, एनोरेक्सिया जो कफ के सिम्टम्स हैं, एंड हैवीनेस, फेंटिंग, मेलास। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है पेशेंट को नीरू वस्ती देनी है
एस्ट्रिंजेंट, शार्प, कटु, तिक्त, पंजेंट, हॉट, पोटेंट ड्रग्स से, जैसे कि फेनल, सौंफ हो गई, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गई। कटु तिक्त द्रव्य का बना हुआ क्वाथ जो होता है उसके निरूवस्ती देनी है। फेनल, कार्डेमोम, जिंजर, टर्मरिक, पिपली एक्सेट्रा मिक्सड विद काउ यूरिन, जो कि कफ का शमन कर सके। ऑब्स्ट्रक्टेड विद एक्सेसिव मील, एक्सेसिव मील के साथ अगर बस्ती ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, स्रोत अवरुद्ध हो जाए, तो उस केस में कॉज क्या रहता है? जब हम बहुत ही हैवी मील पेशेंट को देने के बाद बस्ती एडमिनिस्टर कर देते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे? बर्निंग सेंसेशन, वॉमिटिंग, फेंटिंग, एनोरेक्सिया, मलेस, पेन एब्डोमेन, मिले जुले तीनों दोषों के सिम्टम रहेंगे। ड्राउजीनेस, बॉडी एक, डिस्निया, पेन इन चेस्ट, गिडनेस, सिम्टम्स ऑफ आमा, त्रिदोष प्रकोपित हो जाएगा हैवी मील के बाद अगर हम पेशेंट को बस्ती एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? डाइजेस्टिव यानी कि पाचक और दीपक जो द्रव्य होते हैं उनके पाउडर्स, उनका डिकॉक्शन लेना है। और माइल्ड परगेशन यानी कि माइल्ड विरेचन भी करवा सकते हैं आप अपने पेशेंट को। ऑब्स्ट्रक्टेड विथ फीसिस, जब पेशेंट बाउल क्लियर नहीं करता, स्टूल पास नहीं करता, ऐसे केस में हम उसे वस्ती दे देते हैं। तो जो सिम्टम्स आते हैं उसमें रिटेंशन ऑफ फीसिस, यूरिन, फ्लैटस, बॉडी एक्स, हैवीनेस इन रेक्टम, टिम्पेनाइटिस, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, डिस्निया, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। जब बाउल क्लियर नहीं करता, स्टूल अंदर ही पड़ा रहता है, उस केस में हम ऊपर से बस्ती दे देते हैं। तो इसमें आम दोष भी बन जाता है, त्रिदोष प्रकोपित हो जाता है। और फीसिस भी रिटेंशन वहीं पे रहती है, गैस भी पास नहीं होती, फ्लैटस पास नहीं होती, हैवीनेस इन रेक्टम, बॉडी एक्स, ऐसे सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें हमें पेशेंट को स्नेहन और स्वेदन से ट्रीट करना है, मसाज करनी है, उसकी फॉर्मेंटेशन करनी है यानी कि स्वेदन थेरेपी, और सपोजिटरीज को एडमिनिस्टर करना है ताकि उसका स्टूल पास हो जाए, क्योंकि जब तक स्टूल पास नहीं होगा तब तक उसके सिम्टम्स रिलीफ नहीं होंगे। और निरूवस्ती देनी है विद शाम आदि त्रिवृत क्वाथ, एंड अनुवासन वस्ती देनी है विद बिलवादी तैल। ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस व्हेन एडमिनिस्टर्ड एम्प्टी स्टमक, जब हम वस्ती एम्प्टी स्टमक एडमिनिस्टर करते हैं तो जो ऑयल हम रेक्टम में एडमिनिस्टर करते हैं वस्ती यंत्र के थ्रू, वो ऑयल आपके इंटेस्टाइन में, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एम्प्टी स्टमक होने के कारण वो स्टमक में भी ऑयल आ जाता है। ऐसे में नोजिया, स्टिफनेस इन द बॉडी, कफ, डिस्निया, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, कफ, ऑयली स्मेल इन द माउथ, ये सब सिम्टम्स आते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा? निरूवस्ती देनी है पेशेंट को एम्प्टी स्टमक विद काउज यूरिन, श्यामा त्रिवृत क्वाथ एडेड विद बार्ले, जुजुबा एंड ग्राम। ये सब आपको रिटर्न नोट्स में मिलेगा। अनुवासन वस्ती ऑफ ऑयल प्रिपेयर्ड विद अबव ड्रग्स, मतलब कि ये जो ड्रग्स हैं श्यामा, त्रिवृत और काउज यूरिन, बार्ले, जुजुबा एंड ग्राम, इनका क्वाथ बना के निरूवस्ती देनी है, और इन्हीं का मेडिकेटेड ऑयल बना के अनुवासन वस्ती देनी है। मेडिकेटेड ऑयल कैसे बनाया जाता है ये मैंने आपको स्नेहन वाली क्लास में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं निरूवस्ती की तरफ। निरूवस्ती क्या होती है? वस्ती जिसमें मेन कंटेंट डिकॉक्शन का रहता है, क्वाथ का रहता है, उसे निरूवस्ती कहते हैं, और इसी को हम आस्थापन वस्ती भी कहते हैं। मधु तैलिक वस्ती, ये एक निरूवस्ती का ही प्रकार है जिसमें मेन कंटेंट मधु का और ऑयल का रहता है, तभी इसे मधु तैलिक वस्ती बोलते हैं। हनी एंड ऑयल आर द मेन कंटेंट्स। इसको यापन वस्ती भी कहा जाता है, युक्तरत वस्ती भी कहा जाता है, और सिद्ध वस्ती भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? यापन वस्ती इसलिए कहा जाता है बिकॉज वी कैन गिव इट एट एनी टाइम, किसी भी समय हम इसे दे सकते हैं, और ये हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज़ करती है, इसलिए इसको यापन वस्ती कहते हैं। युक्तरत वस्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो जर्की ट्रैवलिंग होती है, ऐसी ट्रैवलिंग जिसमें काफ़ी झटके रहते हैं,
उस ट्रैवलिंग से पहले भी दे सकते हैं या उस ट्रैवलिंग के बाद भी दे सकते हैं। सिद्ध बस्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है और नेचुरल कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज़ करता है एंड बहुत सारे डिजीज़ को ख़त्म करता है। इंडिकेशंस ऑफ नीरो बस्ती। नीरो बस्ती हम कौन कौन सी कंडीशंस में दे सकते हैं, जैसे कि कॉलिक, पेन एब्डोमेन, चेस्ट पेन, बैक एक, पार्किंसोनिज्म में भी दे सकते हैं, विजाइनल एक में दे सकते हैं, डिस्ट्रॉफी, डेबिलिटी, टिम्पेनाइटिस, वॉर्म इन्फेस्टेशन, पायरेक्सिया, एन्यूरिया एंड पैरास्थीजिया, हर्निया, बर्निंग, सीजोफ्रेनिया, ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस हैं। ये आपको सारे स्टडी मटेरियल में एज इट इज़ मिल जाएंगे। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखिए, इनडाइजेशन में हमारे ऐसे कई प्रोसीजर्स हैं जो इनडाइजेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। इनडाइजेशन में वेरी वीक पेशेंट में एनीमिया, पाइल्स, वर्टाइगो, फियरफुलनेस, अगर पेशेंट को फियर है, भय है, तो उसको पहले काउंसलिंग करनी चाहिए, तभी बस्ती देनी चाहिए, नहीं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी उसकी बॉडी में आ सकते हैं। एक्सेसिवली ओलिएटेड, बहुत ज़्यादा अति स्निग्ध पेशेंट को भी हम नीरो बस्ती नहीं दे सकते। एंड आफ्टर इंटरनल ओलिएशन, जस्ट आफ्टर मील, जस्ट आफ्टर वमन, जस्ट आफ्टर विरेचन, आफ्टर नस्से, फटीग, अग्रेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो ऐसे कई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो नीरो बस्ती में बताए गए हैं। प्रीलिमिनरी प्रोसीजर, देखिए बस्ती जो है वो आयुर्वेद में मेडिकल मैनेजमेंट में हाफ ट्रीटमेंट माना जाता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि आचार्यों ने बस्ती को अर्ध चिकित्सा माना है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर हुआ उस हिसाब से। बट इसके जितने बेनिफिट्स हैं, इतने मैक्सिमम बेनिफिट्स हमारे पेशेंट को बस्ती के मिलें, इसके लिए हमें कई पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना पड़ता है। 10 कंसिडरेशंस फॉर बस्ती: दोष, औषधि यानी कि मेडिसिन, देश, हैबिटेट, काल, सीजन एंड शेड्यूल, सात्म्य यानी कि डाइटरी सूटेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, अग्निबल, डाइजेस्टिव फायर ऑफ द पेशेंट, सत्व, पेशेंट की मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, ओक, ओक मतलब डाइटरी हैबिट ऑफ द पेशेंट, उसको क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, ये सब हिस्ट्री आपको लेनी होगी। बल, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट, वय, एज ऑफ द पेशेंट। बस्ती देने से पहले आपको अपने पेशेंट्स में ये 10 पैरामीटर्स ज़रूर जानने होंगे अगर आप अपने पेशेंट को बस्ती के मैक्सिमम बेनिफिट्स देना चाहते हैं। तो सबसे पहले इनको हम कंसीडरेशन ऑफ दोषा पढ़ेंगे, मतलब ये जो 10 पैरामीटर्स हैं इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे कंसीडरेशन ऑफ दोषा। बस्ती बेसिकली वातज डिसऑर्डर्स में प्रोसीजर ऑफ चॉइस है। वातज डिसऑर्डर्स का बेस्ट ट्रीटमेंट अर्ध चिकित्सा बस्ती को माना गया है। ये कफज एंड पित्तज डिसऑर्डर्स में भी उतना ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है जब हम उस दोष के अकॉर्डिंग, पित्तज अगर व्याधि है तो उस व्याधि के अकॉर्डिंग और पित्तज दोष के अकॉर्डिंग हर्ब्स को सिलेक्ट करेंगे, या फिर कफज दोष के अकॉर्डिंग हर्बल सिलेक्शन करेंगे और पेशेंट को मेडिकेटेड अनीमा देंगे। दोष की कंडीशन, अगर दोष क्षय है यानी कि डिप्लीशन ऑफ दोष, दोष कम मतलब लोअर लेवल पे है, तो उसमें भी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे केस में आपको बस्ती कौन सी देनी चाहिए? दोष क्षय की कंडीशन में भृंगण बस्ती, मतलब जो बल्क का प्रमोशन करे, बल्या स्ट्रेंथ को प्रमोट करे, उत्क्लेशना जो स्टिमुलेटिंग हो, ऐसा अनीमा शुड बी गिवन टू द पेशेंट। और दोष की वृद्धि में दोष के शमन करने वाली बस्ती पेशेंट को देनी चाहिए, जैसे कि तीक्ष्ण बस्ती शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट इन केस ऑफ दोष वृद्धि। तीक्ष्ण बस्ती जो है दोष की वृद्धि स्थिति में दोष पैसिफाई करती है। अदर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए? पेशेंट की सम अवस्था होनी चाहिए, मतलब होम्योस्टैटिक कंडीशन, होम्योस्टेसिस पेशेंट का मेंटेन होना चाहिए।
होम्योस्टेसिस हम किसे कहेंगे? जब उसका बीपी, उसका पल्स, ये सब मेंटेन्ड हो, ठीक है, उसके वाइटल्स बिल्कुल रेंज में हो। दोषों के इन्वॉल्वमेंट कैसी है ये आपको देखना पड़ेगा। सिंपली एक दोष के इन्वॉल्वमेंट है या फिर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ दोष है, जैसे कि त्रिदोषज व्याधि है, इन सबको भी कंसिडर करना होगा। द थर्ड पॉइंट इज अंशांश कल्पना बहुत मैटर करती है। कोशिश करिए अपने पेशेंट में आपने जो व्याधि डायग्नोस की है उसकी अंशांश कल्पना क्या है। अगर कोई व्याधि वातज डिसऑर्डर है, वातज दोष प्रोमिनेंट है, तो उसमें देखिए कि वातज का कौन सा गुण ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे कि वातज का शीत गुण ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो उसको उष्ण द्रव्य दीजिए। वातज का स्टिफनेस वाला गुण ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो उसके अकॉर्डिंग उसको उस द्रव्य वाली वस्तु दीजिए, उस द्रव्य के ऑपोजिट वाली वस्तु दीजिए ताकि उसकी स्टिफनेस ठीक हो। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि वातज व्याधि है और वातज का जैसे शीत गुण बढ़ा हुआ होता है, या फिर मान लीजिए वातज का स्टिफनेस वाला गुण बढ़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल वातज व्याधि है और वातज का स्टिफनेस वाला गुण बढ़ा हुआ है, तो उस केस में आप अगर पेशेंट को ये सोच के वस्तु देंगे, ये हर्ब्स सेलेक्ट करके वस्तु देंगे कि वातज डिसऑर्डर है तो उष्ण वस्तु देंगे क्योंकि उष्ण वातज को बैलेंस में करता है, तो भी पेशेंट को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको इतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वातज का तो शीत गुण बैलेंस में है, एक्चुअली उसका स्टिफनेस वाला गुण आउट ऑफ बैलेंस है। तो उसको ऐसी वस्तु दीजिए जिसमें उसका स्टिफनेस वाला गुण मेंटेन हो, ठीक है। फिर देखिए आपको कितनी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। आपको अंशांश कल्पना कंसीडर करना ज़रूर सीख लेना चाहिए अगर इफ़ यू वांट टू गेट बेस्ट रिजल्ट ऑफ बस्ती और एनी प्रोसीजर, वेदर इट इज़ शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा इन योर पेशेंट। अंशांश कल्पना का मतलब ही यही है कि दोष में अगर जो दोष प्रोमिनेंट है, पहले तो देखिए दोष कौन सा प्रोमिनेंट है, जो दोष प्रोमिनेंट है उसकी कौन सा गुण ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस स्पेसिफिक गुण को शांत कीजिए। कंसीडरेशन ऑफ आवरण मीन्स जब व्याधि में जो दोष है वो किसी और दोष के द्वारा आवृत हो, ऑब्स्ट्रक्ट हो, दैट इज कंसीडरेशन ऑफ आवरण। एंड नेक्स्ट इज कंसीडरेशन ऑफ दोष अकॉर्डिंग टू रस, ठीक है। कौन से दोष में किन रसों से प्रधान द्रव्य वाली वस्तु हमें पेशेंट को देनी चाहिए। कंसीडरेशन ऑफ दोष अकॉर्डिंग टू रस, जैसे कि वातज डिसऑर्डर्स में वस्तु शुड बी प्रिपेयर्ड विद सॉर, सॉल्ट एंड ऑयल बेस्ड, ओके। वस्तु शुड बी प्रिपेयर्ड विद सॉर, सॉल्ट और स्वीट एंड विद ऑयल। पित्तज में वस्तु शुड बी प्रिपेयर्ड विद स्वीट एंड बिटर हर्ब्स, ठीक है। कफज डिसऑर्डर्स में वस्तु शुड बी प्रिपेयर्ड विद एस्ट्रिंजेंट, बिटर एंड पंजेंट हर्ब्स, कटु तिक्त कषाय। अकॉर्डिंग टू नंबर्स, वातज में 9 से 11 वस्तुएं देनी चाहिए, पित्तज में 5 से 7 वस्तुएं देनी चाहिए एंड कफज में 1 से 3 वस्तुएं देनी चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ औषध, अब जो निरू वस्तु में हम क्वाथ प्रिपेयर करेंगे, डिकॉक्शन प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम मेडिसिन पे ध्यान कैसे देंगे, कंसिडरेशन ऑफ औषध कैसे करेंगे। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो है निरू मेडिसिन में जो कंसिडरेशन है इज़ दैट मेडिसिन शुड बी फ्रेश एंड ड्राई। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए, एक्सपायर्ड मेडिसिन भी नहीं होनी चाहिए एंड डिकॉक्शन जो है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। क्वांटिटी भी बिल्कुल ठीक लेनी है हमने मेडिसिन में, आपने चेक करना है कि मेडिसिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और डोज हमें एज वाइज यूज़ करनी पड़ेगी मेडिसिन की इन निरू वस्ती फॉर प्रिपेयरिंग द डिकॉक्शन। क्वांटिटी ऑफ स्नेह इन निरू वस्ती एज पर षाढ़ंदर एंड भाव प्रकाश टेक्स्ट। षाढ़ंदर और भाव प्रकाश ने अपने बुक्स में क्या क्वांटिटी रिकमेंड करी है ऑयल की फॉर प्रिपेयरिंग द
डिकॉक्शन फॉर निरोवस्ती। वातज डिसऑर्डर्स में जितना डिकॉक्शन होगा उसका 1/4 स्नेह का प्रयोग किया जाएगा, दैट इज़ 1/4 ऑफ द डिकॉक्शन। इसका कितनी क्वांटिटी आ सकती है? 288 ग्राम्स या फिर 24 तोला या फिर 3 प्रस्थ। पित्तज में 1/6 ऑफ द डिकॉक्शन, 2 प्रस्थ 16 तोला या फिर 192 ग्राम्स। कफज में 1/8 ऑफ द डिकॉक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमने ऑयल किस में यूज़ किया? वातज में, फिर वातज में 1/4, पित्तज में 1/6 एंड कफज में 1/8। जितना हो गया 12 तोला या फिर 144 ग्राम्स या फिर 1.5 प्रस्थ। एंड जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको अगर वस्ती करवानी है देन द ऑयल शुड बी 1/6 ऑफ द डिकॉक्शन। नीरू वस्ती में उत्तम मात्रा कितनी होती है? डोज ऑफ नीरू, जो हम पेशेंट को वस्ती जो हमने डिकॉक्शन प्रिपेयर किया, वस्ती प्रिपेयर की, मेडिकेटेड डिकॉक्शन प्रिपेयर किया, उसमें डोज कैसे हम रखते हैं? अगर किसी पेशेंट को उत्तम मात्रा देनी है देन इट शुड बी 80 तोला, 80 तोला यानी कि 960 ग्राम, 960। हीन मात्रा में 576 ग्राम्स यानी कि 1 कुड़व या फिर 48 तोला। मध्यम मात्रा 1 प्रस्थ 64 तोला, 768 ग्राम्स। ठीक है, ये सब आपको इन रिटन मिल जाएगा। टेम्परेचर कितना होना चाहिए निरोक्वात का? ल्यूक वार्म, बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस दोनों में आते हैं। अब देखिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हॉट और वेरी माइल्ड नीरू, क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इसमें? वात जो है बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है, टिम्पेनाइटिस हो जाता है, मसल स्पैज्म होता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस तब आते हैं जब हम बहुत ही गर्म यानी कि हॉट एंड बहुत ही मृदु द्रव्यों से निरोवस्ती देते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरी हॉट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग निरोवस्ती। इसमें सिंकोप आ जाता है, बर्निंग सेंसेशन, डायरिया और पित्त दोष की वृद्धि होती है। जो मैंने आपको पहले बताया कि हॉट एंड वेरी माइल्ड, दैट इज़ नॉट हॉट, दैट इज़ कोल्ड। मतलब कि अगर हम नीरू क्वाथ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे, अगर कोल्ड क्वाथ देंगे, कोल्ड मतलब ठंडे क्वाथ की ही वस्ती दे देंगे, तो उसमें वात बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन, मसल स्पाज्म, स्टिफनेस एंड टिम्पेनाइटिस होगा। और अगर हम तीक्ष्ण और हॉट नीरू वस्ती दे देंगे तो उसमें सिंकोप होगा, बर्निंग सेंसेशन, डायरिया एंड पित्त इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ नीरू प्रिपरेशन। नीरू वस्ती की प्रिपरेशन के लिए हम कुछ द्रव्य ऐड करते हैं जो हमें सीक्वेंस वाइज ऐड करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम शहद ऐड करते हैं एंड देन रॉक सॉल्ट एंड देन ऑयल और घी, फिर कल्क, फिर क्वाथ, फिर आवाप। इनको इसी सीक्वेंस में हमें ऐड करना होता है नीरू वस्ती की प्रिपरेशन के लिए, ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें। ये जो जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, इनको गर्म करने के लिए वार्म वाटर यूज़ किया जाता है। ये द्रव्य आचार्य ने क्यों सिलेक्ट किए, इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहले तो शहद। शहद योगवाही होता है, मधुर, एस्ट्रिंजेंट, रूक्ष, छेदन। इसमें ये बॉडी में इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही जल्दी अपने बेनिफिट्स दिखाने लगता है। दूसरा है रॉक सॉल्ट। जो सैंधव लवण है वो स्रोतो विशोधन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि वस्ती का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है चैनल क्लींजिंग का है। पूरे शोधन चिकित्सा का ही जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है क्लींजिंग ऑफ आवर बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी एंड स्रोतो विशोधन का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, और सैंधव उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। थर्ड इज़ तेल। दोस्तों तेल या ऑयल हम जो भी नीरू वस्ती को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं उसका क्या रोल रहता है? ऑयल या घी के 2 रोल्स रहते हैं। एक तो वो वात का शमन करता है, वो कैसे?
देखिए, जो वात दोष है उसका स्थान क्या है? पक्वाशय, कटी और शक्ति। जो पक्वाशय है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, कटी पेल्विक एरिया एंड शक्ति मीन्स थाई। तो यहाँ पे वात का स्थान रहता है। और जब हम एनीमा एडमिनिस्टर करते हैं अपने पेशेंट को, वस्ती देते हैं अपने पेशेंट को, तो वस्ती पक्वाशय में जाके स्थित हो जाती है, वहाँ जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे वो वात पर एक्ट करती है और वात को शमन करती है। और दूसरी बात ये है कि जो ऑयल या तेल होता है वो हमारे इंटेस्टाइन को लुब्रिकेट करता है, जिससे स्टूल पास करना बहुत आसान हो जाता है। पेशेंट कैन ईजिली पास द स्टूल एंड बाउल प्रॉपरली उसका इवैक्यूएट हो जाता है, पूरा क्लीन हो जाता है। तो ये दो रोल रहते हैं तेल या ऑयल के। अब देखिए तेल के क्या योग हैं, जैसे कि धन्वंतरम तेल है, ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं। सैंधव आदि तेल है, सहचर आदि तैलम, मधुयष्टि आदि तैलम। अब अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आम वात की कंडीशन है, आपको बहुत सारे पेशेंट्स अपनी प्रैक्टिस में ऐसे मिलेंगे या मिलते होंगे, तो उस पेशेंट में हम सैंधव आदि तेल का प्रयोग करेंगे। अब कोई पेशेंट जिसको न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है, शियाटिका की प्रॉब्लम है, तो उसमें सहचर आदि तेल का प्रयोग करना ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और कोई पेशेंट जिसको वात पित्तज डिसऑर्डर्स है, या कह लो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, तो उसमें हम मधुयष्टि आदि तेल का प्रयोग करेंगे, जो पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट्स देगा। घृत में अगर हम देखें तो जो पेशेंट ऑस्टियो आर्थराइटिस के आपके पास आते हैं, उसमें तिक्त घृत जो है यूज़ किया जा सकता है। और इसी प्रकार से मानस रोगों में, जैसे कि एंजाइटी में, मतलब ऐसे कई प्रकार के जो मानस रोग होते हैं, उसमें अश्वगंधा घृत, पंचगव्य घृत जैसे ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। अब कल्क का क्या रोल रहता है बस्ती में? कल्क एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो बस्ती के जो जितना भी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं, उसमें पोटेंसी ऐड करता है, उसमें वॉल्यूम ऐड करता है। शतावा जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एज कल्क द्रव्य। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं वो है कटु रस होता है, उष्ण वीर्य होता है, वात कफ हर होता है। एंड इसके अलावा अश्वगंधा चूर्ण, षडधर्म चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण, ये भी कल्क द्रव्य के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो हर्ब्स होते हैं, हम हर्ब्स को ग्राइंड करके कल्क बनाते हैं। इसके बाद है क्वाथ। क्वाथ चैनल्स को क्लीन करने में बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे मैंने उसका रोल बताया था सैंधव लवण का। और ये कॉम्बिनेशन जो बनाया है हमने वस्ती का, उसकी वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहता है। क्वाथ को बनाने के लिए जो हम द्रव्य का प्रयोग करते हैं वो वातहर द्रव्य का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो अनुलोमन करते हैं और दोष निर्हरण करते हैं। ठीक है, दोषों को अपने बैलेंस में लाते हैं और अनुलोमन जैसे कि डाउनवर्ड फंक्शन अनुलोमन करते हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे मधुयष्टि आदि क्वाथ, इट इज़ यूज्ड फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। और जो क्वाथ है वो हम क्लासिकल मेथड जो आयुर्वेद में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। नेक्स्ट इज अवाप। अवाप मीन्स पाउडर ऑफ हर्ब्स दैट इज एडेड इन अस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती इफ़ द डिजीज़ इज़ क्रॉनिक। अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसका डिजीज़ बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा हो, वैसे तो दोस्तों ज़्यादातर आपके पास पेशेंट ऐसे ही आएंगे जिनका डिजीज़ क्रॉनिक होता है, उसमें हम अवाप द्रव्य ऐड करते हैं। अवाप द्रव्य मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल देवदारू का पाउडर हो गया, या फिर शतावा हो गया, एला, मूत्र, मधु, सैंधव, मांस रस, जैगरी एक्सेट्रा। ये सारे जो द्रव्य होते हैं इनमें से कोई भी आप एक द्रव्य चूज़ कर लीजिए, और जो कि पेशेंट के व्याधि के अकॉर्डिंग हो, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, और उसको जो सारा वस्ती का कॉम्बिनेशन बन जाता है उसको एंड में स्प्रिंकल कर दीजिए इन पाउडर फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। दिस इज़ कॉल्ड अवाप। अब निरोवस्ती मेकिंग, निरोवस्ती को हम कैसे बनाते हैं? जैसा कि आचार्यों ने कहा है, माक्षिकम लवणम स्नेहम कल्कम क्वाथम
इति क्रमात्, इसी क्रम से हमने जो भी द्रव्य बताए हुए हैं वो ऐड करने हैं। सबसे पहले तो हमने मधु लेना है, मधु में हमने सॉल्ट ऐड करना है, रॉक सॉल्ट, उसको अच्छे से मिक्स करना है। एंड देन तीसरे नंबर पे है हमने ऑयल ऐड करना है। आपने ऑयल इस तरह से ऐड नहीं करना कि एकदम से सारा ऑयल उसमें ऐड कर लिया और आप उसको मिक्स करने लगे, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। अच्छा तरीका, करेक्ट जो मेथड है वो ये है कि जब आप मधु और सेंधव को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयल ऐड करना है और मिक्स करते जाना है टिल 45 मिनट्स, जब तक कि पूरा ऑयल अच्छे से ग्राइंड ना हो जाए। और उसके बाद उसमें कल्क द्रव्य ऐड करना है, उसको मिक्स करके फिर क्वाथ ऐड करना है और एंड में आप अवाप द्रव्य ऐड कर सकते हैं या स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि जो मिक्सचर है आपने जो ग्राइंड किया अपने हाथों से या मिक्सी से भी आजकल लोग उसको ग्राइंड कर लेते हैं, तो वो प्रिपेयर वस्ती के लिए प्रॉपर प्रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जो मिक्स करने के बाद जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होना चाहिए, आप उसको अपने हाथ पे लेकर देखेंगे, ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होना चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कि बह जाए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें ऑयल जो आपने मिक्स किया है वो अलग से नज़र नहीं आना चाहिए, वो वेल मिक्स्ड होना चाहिए शहद और बाकी इंग्रेडिएंट्स में। ऑयल अगर सेपरेटली नज़र आता है देन योर मिक्सचर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वस्ती। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि वस्ती प्रिपेयर हुई है कि नहीं हुई है। दोस्तों, कल्क द्रव्य की कोई स्पेसिफिक फॉर्मूलेशन नहीं दी गई है कि आप कोई स्पेसिफिक फार्मूला दे दिया है और आप वही फार्मूला कल्क द्रव्य में उसको बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको या तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कल्क द्रव्य सिलेक्ट करके प्रिपेयर करना पड़ेगा, कल्क द्रव्य को ग्राइंड करके, या फिर एक स्टैंडर्ड कल्क जो है वो यूज़ होता है प्रैक्टिस में। इसको हम कहते हैं पूतो यवन्य आदि कल्क। इसमें आपके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं मदन फल, बिल्व, कुष्ठ, वचा, सौंफ, मुस्तक, पिपली, अजवाइन। इनको आप ग्राइंड करके कल्क फॉर्म कर सकते हैं, जो कि हम ज़्यादातर सभी प्रॉब्लम्स में यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको एक स्टैंडर्ड कल्क के फॉर्म में बताया गया है। कंसिडरेशन ऑफ डाइटरी रिकमेंडेशंस। नीरू जो होती है वो हमेशा एम्प्टी स्टमक दी जाती है या फिर आफ्टर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ अर्लियर मील, एंड ये स्टार्व्ड कंडीशन में नहीं दी जाती है। मतलब कि पेशेंट 2 दिन से भूखा है और ऊपर से आपने उसको नीरू दे दी, इस तरह का एम्प्टी स्टमक हमने कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। जो पहली मील है या तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाए या फिर एम्प्टी स्टमक मीन्स एम्प्टी स्टमक हम किसको कहते हैं, जैसे कि रात को 12 बजे के बाद अगर पेशेंट को भूखा रखा जाए तो सुबह आप 9 या 10 बजे उसको नीरू दे सकते हैं आफ्टर 10 to 12 आवर्स। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं नीरू के, अगर हम नीरू वस्ती खाना खाने के बाद दे देते हैं, या तो पेशेंट को वॉमिटिंग्स होंगे या फिर पेशेंट को डायरिया हो जाएगा। कंसिडरेशन ऑफ डाइजेस्टिव फायर। पेशेंट की अग्नि को प्रॉपर देखते हुए हमने नीरू देना है। इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लो डाइजेस्टिव फायर। अगर उसकी अग्नि मंद है तो उसको नीरू मत दीजिए, क्योंकि मंद अग्नि में वो उसको कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, वो क्वाथ को बिल्कुल पचा नहीं पाएगा। एंड अगर उसकी मंद अग्नि है तो उसको दीपन पाचन औषधियों का ट्रीटमेंट देने के बाद ही नीरू वस्ती देने का प्लान करें। कंसिडरेशन ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। उसका मेंटल स्ट्रेंथ कैसा है पेशेंट का। पेशेंट शुड हैव गुड मेंटल स्ट्रेंथ। गुड मेंटल स्ट्रेंथ हम किस वे में लेते हैं कि उसमें एक टॉलरेबल पावर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए टू पेन और अदर सिम्टम्स। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं, पेन या कोई और भी सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग मान लीजिए, डायरिया, तो उसको टॉलरेट करने की शक्ति होनी चाहिए। इसी को हम गुड मेंटल स्ट्रेंथ में लेते हैं। और इसी में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर उसको ये सिम्टम्स मॉडरेटली टॉलरेबल है
तो उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट रहेगी एंड वो माइल्डली टॉलरेट कर सकता है ये सिम्टम्स को, कि कम टॉलरेट कर सकता है। देन पेशेंट इज़ हैविंग वीक मेंटल स्ट्रेंथ, और वीक मेंटल स्ट्रेंथ में आपको निरू नहीं देना है। सत्व परीक्षा जो होती है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इससे देख सकते हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस को कितना झेल सकता है। प्लस हम जो मेडिसिन्स है उसके लिए उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसके लिए स्ट्रॉन्ग पोटेंसी की मेडिसिन करनी चाहिए सेलेक्ट, या फिर मृदु द्रव्य सेलेक्ट करने चाहिए। तो ये उसकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर रहता है। तो मेंटल स्ट्रेंथ हेल्प करती है हमें स्ट्रेंथ ऑफ मेडिसिन पेशेंट के लिए चूज़ करने में। कंसिडरेशन ऑफ हैबिटेट एंड पेशेंट बॉडी, यानी कि देश, ठीक है। तो अगर अनूप देश है यानी कि ह्यूमिड एरिया है, उसमें कफ प्रोमिनेंट होगा, और जांगम प्रदेश है दैट इज़ ड्राई एरिया, उसमें वाता प्रोमिनेंट होगा, और साधारण प्रदेश में मिक्स्ड दोष प्रोमिनेंट होंगे। और पेशेंट की बॉडी को कंसीडर कैसे करना है, हमें पहले निरू देने से पहले पेशेंट की बॉडी पर जेंटल मसाज करवानी है, यानी कि स्नेहन देना है विद वाता पैसिफाइंग ऑयल्स, क्योंकि बेसिकली हम वस्ती जो है वात व्याधि के लिए ही मेनली चूज़ करते हैं। तो हर्ब्स भी हमने वाता पैसिफाइंग वात शमन द्रव्य ही चूज़ करने हैं, उसी से मेडिकेटेड ऑयल बनाना है एंड पेशेंट की बॉडी पर जेंटल मसाज करना है। स्नेहन हो गया, फिर उसके बाद फॉर्मेंटेशन यानी कि स्वेदन करना है। पेशेंट के पेल्विस एरिया पर, लंबर एरिया पर, हिप्स पर, लोअर एब्डोमेन एंड लोअर लिम्स पर हमने स्वेदन थेरेपी देनी है। और अगर मैंडेटरी है तो हम निरू से पहले पेशेंट को अनुवासन बस्ती भी दे सकते हैं। वैसे तो अनुवासन और निरू ऑल्टरनेटिवली चलती है, निरू दे के अगली मॉर्निंग इवनिंग में अनुवासन देते हैं। मॉर्निंग में निरू दिया तो इवनिंग में अनुवासन दे दिया। लेकिन अगर हमें लगे कि पेशेंट को ऑयल वाली बस्ती देनी चाहिए निरू से पहले, तो हम उसे इवनिंग में अनुवासन दे के अगले दिन मॉर्निंग में निरू दे सकते हैं। कंसिडरेशन ऑफ सीज़न यानी कि काल, सीज़न वाइज निरू के लिए कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है। शेड्यूल क्या रहेगा निरू का, आफ्टर 8 days ऑफ विरेचन विद अनुवासन ऑन 7th डे। मीन्स अगर पेशेंट का विरेचन किया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके 8वें दिन हमने निरू वस्ती देनी है, 7वें दिन इवनिंग में हमने अनुवासन वस्ती देनी है, एंड 8वें दिन मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक हमने निरू वस्ती देनी है। कंसिडरेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी मीन्स ओक साथ में। ओक का मतलब होता है कि पेशेंट को कौन कौन सी डाइट्स सूट करती हैं, कौन कौन सा फूड उसकी बॉडी को सूट करता है। जैसे कि कई पेशेंट्स में मांस रस, मीट, फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स सूटेबल नहीं होते हैं, तो हमें पेशेंट की जो डाइटरी सूटेबिलिटी को कंसीडर करके उसको एक स्पेसिफिक डाइट या डाइट चार्ट प्रिस्क्राइब करना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेंथ, बल, पेशेंट के गुड, मॉडरेट और वीक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही हमें निरू मेडिसिन्स की स्ट्रेंथ को चूज़ करना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसमें कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेंथ में हम फिज़िकल स्ट्रेंथ ले सकते हैं, और जबकि मैंने पहले आपको मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट की मेंटल एंड फिज़िकल दोनों स्ट्रेंथ को कंसीडर करने के बाद ही हमें निरू में द्रव्यों को, हर्ब्स को सिलेक्ट करना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ एज, पेशेंट की एज को कंसीडर कर लेना चाहिए, वय को कंसीडर कर लेना चाहिए, ताकि हम निरू की क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकें, वस्ती नोज़ल के लेंथ को सिलेक्ट कर सकें, और वस्ती नोज़ल के ल्यूमन को सिलेक्ट कर सकें अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द पेशेंट। वस्ती यंत्र एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड टू एडमिनिस्टर वस्ती द्रव्य या वस्ती ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के लिए वस्ती यंत्र काम आता है। वस्ती कर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। इट हैज़ 2 parts, वस्ती नेत्र एंड वस्ती पुटक। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो एनिमल यूरिनरी ब्लैडर था उसको यूज़ किया जाता था फॉर गिविंग बस्ती। एनिमल ब्लैडर से ही ये टर्म बस्ती या वस्ती आई है। और इन द एब्सेंस ऑफ ब्लैडर आर्टिफिशियल वस्ती पुटक प्रिपेयर किए जाते थे
फ्रॉम द स्किन ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स या गोट या फिर वैक्स कोटेड कॉटन बैग से। ब्लैडर की जगह इन सब चीज़ों से जो बस्ती पुटक बनाया जाता था। अब बस्ती पुटक में ब्लैडर ही की यूज़ करते हैं, और ब्लैडर यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों माना जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम बस्ती जो एनिमल ब्लैडर होता है उसमें मेडिसिन्स डाल के और उसके आगे बस्ती नेत्र को फिक्स करके जब बस्ती द्रव्य को एडमिनिस्टर करते हैं तो एक उसको जब प्रेस करते हैं तो एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण जितना भी जो इमल्शन होता है, हमने जो इंग्रेडिएंट्स पहले बताए हैं, हनी और रॉक सॉल्ट, कल्क, क्वाथ, अवाप द्रव्य, ये सारे इंग्रेडिएंट्स का एक मिक्सचर जो होता है, होमोजेनस मिक्सचर बनता है, वो एज इट इज़ ही एक यूनिफॉर्म फ्लो के साथ पेशेंट के इंटेस्टाइन में जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी के कारण ब्लैडर का यूज़ करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या करते हैं हम, ब्लैडर की जगह प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर लेते हैं एज बस्ती पुटक, और उसके सिंगल यूज़ करने के बाद उसको डिस्पोज कर देते हैं। बस्ती पुटक जो मतलब प्लास्टिक बैग होता था उसको बस्ती द्रव्य से फिल कर लेते थे, एंड फिर एक मेटल बस्ती नेत्र होता था उसको उसके साथ टाई कर लेते थे। दूसरा रास्ता ये है कि हम प्लास्टिक बैग की जगह बस्ती पुटक को बनाने के लिए एनीमा कैन्स लेते थे। एनीमा कैन जो होते थे या मेटल के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, और उसके आगे एक प्लास्टिक ट्यूब होती है। प्लास्टिक ट्यूब की जगह हम एक रबड़ का कैथेटर भी प्रयोग कर सकते हैं, और फिर उसके साथ नोज़ल को अटैच कर देते थे और उस नोज़ल के थ्रू पेशेंट में बस्ती द्रव्य को एडमिनिस्टर करते थे। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता था कि जो एनीमा कैन है वो पेशेंट से 4 फीट अबव हाइट तक उसको होल्ड किया जाता था, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था वही एक मेन रोल प्ले करता था एक पैसिव प्रेशर को क्रिएट करने में। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से जो एनीमा कैन में जो पेशेंट के ऊपर 4 फीट हाइट पर पकड़े हुए हैं, उसमें से बस्ती द्रव्य ग्रेविटेशनल फोर्स से पेशेंट के अंदर डाले जाते थे। और उस केस में कई बार क्या होता था कि जो कल्क मटेरियल होता है वो ट्यूब में ब्लॉकेज क्रिएट कर देता था कई बार, जिससे जो होमोजीनियस इमल्शन है वो एडमिनिस्टर करने में डिले हो जाता था ब्लॉकेज के कारण। और थोड़ी देर बाद जब ब्लॉकेज खुलती थी, ब्लॉकेज ओपन होती थी, तो वो सारा इमल्शन होमोजेनस वे में पेशेंट के अंदर नहीं एडमिनिस्टर हो पाता था। उतनी देर में कल्क, क्वाथ, ऑयल ये सब सेपरेट हो जाते थे और पेशेंट के कोलोन में ये सेपरेटली ही डाल दिए जाते थे, जिससे बस्ती के जो बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते थे। तो इसको अति विलंब दोष भी बोलते हैं बस्ती का। ब्लैडर से जब हम प्रेस करके बस्ती द्रव्य एडमिनिस्टर करते हैं तो एक यूनिफॉर्म फ्लो से, पॉजिटिव प्रेशर से पेशेंट के अंदर होमोजेनस इमल्शन एज इट इज़ ही एडमिनिस्टर हो जाता था। लेकिन जब हम एनीमा कैन को 4 फीट हाइट पर होल्ड करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से वो इमल्शन पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर हो जाता है। बट कई बार क्या होता है, कल्क द्रव्य के कारण कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, तो इतनी देर में जो होमोजेनस इमल्शन मिक्सचर है वो सेपरेट हो जाता था। वाटर, कल्क, क्वाथ, ऑयल सब सेपरेट हो जाते थे, एंड जब पेशेंट के अंदर वो उसी सेपरेट फॉर्म में ही एडमिनिस्टर होते थे, जिससे पेशेंट को बस्ती देने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। दोस्तों, जो ह्यूमन कोलोन है जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वो बहुत ही स्लगिश होता है एब्जॉर्प्शन के मामले में। उसकी मोटिलिटी बहुत ही स्लो होती है, जिसके कारण वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा स्लो होता है। और जो प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन है उसकी मोटिलिटी अच्छी रहती है, एक सिग्निफाइड मोटिलिटी होती है, जिससे उस पार्ट में, कोलोन के प्रॉक्सिमल पार्ट में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जल्दी शॉर्ट टाइम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उस पार्ट में वेगस नर्व की जो ब्रांचेस होती हैं, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई भी बोलते हैं, वो रहती हैं, और उसके कारण उसकी मोटिलिटी अच्छी रहती है, जिसके कारण उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा रहता है।
अब जब हम वस्ती द्रव्य को वस्ती पुटक जो कि ब्लैडर से या लेदर बैग से बना होता है उसके थ्रू वस्ती द्रव्य देते हैं तो एक यूनिफॉर्म पॉजिटिव प्रेशर रहने के कारण वो होमोजेनियस इमल्शन हम एडमिनिस्टर कर पाते हैं शॉर्ट टाइम में उस प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कोलोन में, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है एंड हमें बस्ती के मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो ये एक अलग पॉइंट है जिसके कारण हम ब्लैडर का पहले यूज़ करना ज़्यादा अच्छा मानते थे, बट आज की डेट में हम प्लास्टिक बैग्स भी यूज़ करते हैं ताकि यूनिफॉर्म पॉजिटिव प्रेशर प्रॉपर बनने की कोशिश की जाए। इसके बाद हम बात करते हैं वस्ती नेत्र की। वस्ती नेत्र का मतलब होता है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, ग्लास का, टिन का और ब्रॉन्ज का होता था, बट नाउ डेज ये आयरन का, स्टेनलेस स्टील का, कॉपर या ब्रास का भी यूज़ होता है या फिर रबड़ का भी यूज़ कर लिया जाता है प्रैक्टिस में। इसका प्रमाण क्या होता है? ये एक हॉलो पाइप होती है, दैट इज़ एक ट्यूब होती है जो कि बेस में थोड़ी चौड़ी रहती है और टॉप पर ये आके नैरो हो जाती है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई पेशेंट की एज पर वेरी करती है और इसमें 3 कर्णिकाएँ होती हैं। पहली कर्णिका होती है वो बेस पर होती है, दूसरी कर्णिका पहली कर्णिका से 2 अंगुल डिस्टेंस पर होती है और तीसरी कर्णिका टोटल जो ट्यूब की लेंथ है, मतलब टोटल जो बस्ती नेत्र की लेंथ है उसके 1/4 पार्ट ऑफ टोटल लेंथ पे तीसरी कर्णिका रहती है। इसके बाद आता है मेन प्रोसीजर। मेन प्रोसीजर में पेशेंट का पोस्चर क्या रहता है? सेम वही पोस्चर रहता है जैसा कि मैंने अनुवासन बस्ती में बताया था। पेशेंट इज़ मेड टू लाई ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन विदाउट पिल्लो। लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लेटाना है और उसका जो लेफ़्ट एल्बो है वो उसके हेड के नीचे रखना है फॉर इन फ्लेक्स्ड पोजीशन फॉर सपोर्ट, एंड जो उसकी लेफ़्ट लेग है वो एक्सटेंडेड होनी चाहिए एंड राइट लेग उसकी फ्लेक्स्ड होनी चाहिए एट नी एंड हिप जॉइंट। फ्लेक्स होनी चाहिए उसकी राइट लेग टूवर्ड्स द चेस्ट। एंड मेथड क्या है वस्ती एडमिनिस्ट्रेशन का? सबसे पहले पेशेंट की जो एनल कैनाल है, एनस है, उसको लुब्रिकेट करना है ऑयल के साथ। वस्ती नोज़ल को भी लुब्रिकेट करना है ऑयल के साथ एंड स्लोली जो वस्ती नोज़ल है वो इंसर्ट करनी है एनस में एंड जो वस्ती पुटक है उसको ग्रेजुअल प्रेशर के साथ दोनों हाथों के साथ स्टेबल पोजीशन में आपने प्रेस करना है एंड आस्क योर पेशेंट टू रिलैक्स द एनल स्फिंक्टर। जब आप वस्ती पुटक के द्वारा वस्ती द्रव्य दे रहे हैं पेशेंट को तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं देना है और ना ही एनीमा आपको बहुत ज़्यादा स्लो देना है। एंड जब आप एनीमा दे देंगे कोशिश करिए कि जो नीरू का कुछ कंटेंट है वो कंटेनर में ही बच जाए ताकि एयर एंट्री एनल कैनाल में पेशेंट के ना हो सके। एंड देन जेंटली नोज़ल को एनस से रिमूव कर लीजिए एंड पेशेंट इसी पोजीशन में, सेम पोजीशन में 1 मिनट तक लेटेगा। आफ्टर दैट पेशेंट इज़ मेड टू सिट ऑन द फीट, ठीक है, ताकि नीरू वस्ती इवैक्यूएट हो जाए। और दूसरी और है कि जो बेड रिडन पेशेंट है वो बेड पैन में ही डिफिकेट कर सकता है। वस्ती एडमिनिस्टर अगर आपने जब कर दिया है तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सबसे पहले अगर आपने वस्ती एडमिनिस्टर किया है तो वो बहुत ही स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए और वस्ती एडमिनिस्ट्रेशन करने के दौरान अगर पेशेंट को स्टूल पास करने का अर्ज होता है तो वस्ती को डिसकंटिन्यू करके लेट द पेशेंट पास द स्टूल एंड देन अगेन यू कैन कंटिन्यू गिविंग द वस्ती। और वस्ती देने के बाद आपने पेशेंट के हिप्स के नीचे पिल्लो रखना है ताकि नीरू का ज़्यादा समय तक रिटेंशन रहे पेशेंट के कोलोन में। इवैक्यूएशन एंड रिटेंशन ऑफ नीरू, जो मैक्सिमम पीरियड होता है रिटेंशन का वो है 48 मिनट्स, और इससे ज़्यादा अगर नीरू पेशेंट में रिटेंशन रहे, उसका इवैक्यूएट ना करे पेशेंट नीरू को, तो उसको सिवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है जो कि फैटल हो सकता है।
आइए देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड निरू। अगर निरू इवैक्यूएट ना हो टाइम पे, बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट के अंदर रहे, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। टिम्पेनाइटिस, यूरिनरी कॉलिक, रेज्ड मीडियास्टिनल प्रेशर, पेन लोअर एब्डोमेन, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस, पायरेक्सिया। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। वस्ती जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज एंड उष्णवीर्य हर्ब्स होती हैं उससे प्रिपेयर की हुई वस्ती हमें देनी चाहिए। एंड सपोजिटरी एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को सपोजिटरी यूज़ करवा सकते हैं ताकि वो वस्ती को जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दे, या फिर लोकल स्वेदन थेरेपी करवा सकते हैं, लोकल फॉर्मेंटेशन ऑन हिप्स, पेल्विक एरिया, थाई एंड लोअर एब्डोमेन। लेग्जेटिव्स यूज़ करा सकते हैं और परगेशन भी करवा सकते हैं विद त्रिवृत, त्रिफला और कैस्टर ऑयल। इनएडिक्वेट निरू के क्या फीचर्स होते हैं। अगर निरू प्रॉपरली ना दी जाए या कम मात्रा में दी जाए तो उस केस में हेडेक, पेन अम्बलाइकल एरिया, पेन इन हाइपोगैस्ट्रियम, इन्फ्लामेशन हो सकती है, कार्डियक पेन हो सकती है, नोजिया, एक्सेसिव सलाइवेशन, रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिटेंशन ऑफ फ्लैटस, अनुलोमन नहीं होगा, डिस्निया हो सकता है। ऐसे कई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आ सकते हैं। हैवीनेस ऑफ बॉडी हो सकती है। और दूसरी तरफ एक्सेसिव बहुत ज़्यादा निरू डोज दे दी है तो क्या हो सकता है, पैरास्थीजिया हो सकता है, बॉडी एक्स है, फटीग है, ट्रैमर, ड्राउजीनेस, वीकनेस, ब्लैकआउट्स, इवन डिप्रेशन भी हो सकता है, हिकअप्स हो सकते हैं। ऐसे केस में ग्राही दीपन और पाचन द्रव्य से पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, शमन चिकित्सा करनी चाहिए। पोस्ट प्रोसीजर निरू देने के बाद इमीडिएटली हमें क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहले तो अगर हमने निरू वस्ती दे दी है और वो इमीडिएटली इवैक्यूएट हो गई है, रिटेंशन हुआ ही नहीं उसका, तो हम सेकंड निरू वस्ती एडमिनिस्टर कर सकते हैं पेशेंट को। निरू के एक्सक्रीशन के अगर जैसे प्रॉपर टाइम पर एक्सक्रीशन हो गया निरू, तो उसके कुछ टाइम के बाद पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। एंड फिर थोड़े समय के बाद पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए कि वो ल्यूक वार्म वाटर से बाथ ले ले। एंड आफ्टर बाथ रिच डाइट कम क्वांटिटी में पेशेंट को एडवाइस करनी है, जैसे कि मीट सूप, मिल्क, वेजिटेबल सूप अकॉर्डिंग टू द दोष ऑफ द पेशेंट। प्लानिंग फॉर नेक्स्ट वस्ती का प्लान कैसे करना है। जैसे कि सुबह निरू दी है तो सेम इवनिंग में अनुवासन हम देनी चाहिए हमें, अगर विंटर और स्प्रिंग का सीज़न है तो। और पेशेंट सेम कंडीशन है, मान लो हमने सुबह निरू दी है लेकिन पेशेंट को भूख कम लग रही है, लो एपेटाइट है और मंदाग्नि है, तो हमें शाम को अनुवासन वस्ती नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऑयल तो वैसे ही डाइजेशन के लिए हैवी होता है। तो हमें अनुवासन नेक्स्ट मॉर्निंग में प्लान करनी चाहिए। इसके बाद है परिहार काल, प्रोहिबिटरी पीरियड। जैसा कि मैंने बताया, जो परिहार काल में डाइटरी एंड लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी होती हैं, वो जितने दिन हमने वस्ती दी है उससे डबल डे परिहार काल को हमें फॉलो करना होता है। मतलब डोंट्स, जो हमें एक्टिविटीज़ या फिर जो हमें डाइट नहीं लेनी चाहिए उसे परिहार काल कहते हैं। जैसे कि हमने अगर वस्ती 15 दिन के लिए दी है तो 30 दिन तक परिहार काल को फॉलो करना होता है। और इसमें जैसे डाइट के अलावा जो लाइफस्टाइल है, एक्सेसिव वॉकिंग, एक्सेसिव सिटिंग, स्पीकिंग लाउडली, चिल्लाना, जर्की ट्रैवलिंग्स, झटकेदार जो ट्रैवल होता है, यात्रा होती है, एक्स्ट्रा ईटिंग, इरेगुलर ईटिंग, स्लीपिंग इन डे टाइम, इंटरकोर्स, ये सब भी अवॉइड करने होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ निरू विद डिफेक्टेड नोज़ल। देखिए, वस्ती नेत्र में अगर कोई डिफेक्ट हो तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और उसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। दोस्तों, आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन और उसके मैनेजमेंट का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन व्यू ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। अगर अति ह्रस्व नोज़ल जो है, वस्ती नेत्र जो है बहुत स्मॉल हो, देन इट विल नॉट रीच द रेक्टम। अति दीर्घ हो, बहुत ही बिग नोज़ल हो, देन स्पीड ऑफ द निरू एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी
मतलब वेरी फास्ट, और हमने पहले ही पढ़ा है कि वेरी फास्ट या वेरी स्लो नीरू बस्ती नहीं देनी चाहिए। एक यूनिफॉर्म प्रेशर से बस्ती द्रव्य एडमिनिस्टर करने चाहिए। तनु मतलब थिन नोज़ल, ये रेक्टम में इरिटेशन कॉज करेगी। स्थूल यानी कि थिक नोज़ल, ये रेक्टम में अब्रेशंस, जैसे हम कहते हैं ना कि वहाँ लोकल स्किन इरोजन्स क्रिएट करेगी, रैशेस क्रिएट कर देगी। जीर्ण मतलब कि रफ नोज़ल, ये एनल में ज़ख्म कर देगी, एनल लीजन्स क्रिएट करेगी। शिथिल यानी कि लूजली अटैच्ड नोज़ल, इसमें लीकेज होगी तो यूनिफॉर्म प्रेशर नहीं क्रिएट हो पाएगा, तो बस्ती द्रव्य एडमिनिस्टर नहीं हो पाएगा। पार्श्व छिद्र, पार्श्व छिद्र में मतलब कि जो साइड होल होता है, अगर ऐसा हो तो एनल पेन होने लगेगी। ठीक है। वक्र नेत्र, आगे से जो नोज़ल है थोड़ी सी बेंट हो तो निरोध द्रव्य जो है उनका प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा एनल कैनाल में। तो मैनेजमेंट यही है कि जो डिफेक्टेड नोज़ल है उसको रिप्लेस कर दीजिए एंड टाइटली फिट द वस्ती नोज़ल, उसको वस्ती पुटक के साथ टाइटली फिट कर दीजिए। एंड अगर वहाँ पे लोकल एनल लीजन्स हो, ज़ख्म हो, तो जाती आदि तेल का प्रयोग कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ निरो विथ डिफेक्टेड वस्ती बैग, वस्ती पुटक के साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मैनेजमेंट क्या हो सकता है। अगर विषम वस्ती है मतलब इरेगुलर थिकनेस है उस बैग की, तो स्पीड इरेगुलर रहेगी। और मांसल वस्ती है मीन्स जैसे कि जो बैग है प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो ऑब्वियसली फाउल स्मेल आएगी एंड इन्फेक्शन हम क्रिएट करेंगे पेशेंट के उस एरिया पर। छिद्र युक्ति, अगर वो परफोरेटेड है तो लीकेज होगा। वातल मतलब रफ सरफेस है तो निरू फ्रोदी होगा। फ्रोदी मतलब कि उसमें झाग आएगी उसके डिकॉक्शन में, तो एयर एंट्री उसमें हो जाएगी, उसके एनल कैनाल में एयर एंट्री होगी तो वातज कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, पेन, टिम्पेनाइटिस वगैरह। अति स्निग्ध ऑयली हो तो देखिए, अगर निरू बैग है, वस्ती बैग यानी कि वस्ती पुटक अगर ऑयली हो तो वो स्लिपरी हो जाएगा, प्रॉपर उसका ग्रिप नहीं हो पाएगा हमारे हाथों में। अति क्लीन स्टिकी हो दैन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल। तो इसका मैनेजमेंट यही है कि रिप्लेस द डिफेक्टेड बैग। तो दोस्तों, ये था अनुवासन और आस्थापन वस्ती के बारे में प्योर डिटेल्स जो हमारी संहिताओं में मेंशन की गई है और जिसे हमें प्योरली अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छा बेनिफिट अपने पेशेंट में मिल सके। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन करिए ताकि हम उस डाउट को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करें और हो सके तो उस पर स्पेसिफिक ऑडियो या वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर सकें। एंड वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिव्यूज़ शेयर करें, अपने सजेशंस शेयर करें, कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि उत्तर वस्ती और विरेचन पर रहेगी।